अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज बात का आगाज करेंगे पेशावर के किस्सा ख्वानी की जामिया मस्जिद में जो दौरान नमाज जुम्मा आज धमाका हुआ और बदकिस्मत इस वाक़े में और दहशतगर्दी के इस सिलसिले में 57 कैजुअल्टीज हुई हैं अब तक जो बताई जा रही हैं और 150 तक अफराद जो हैं जख्मी हैं। यकीनन ये एक ब्लो है और एक संगीन ब्लो है, खास तौर पर तब जब हम क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट को मुल्क में दोबारा वेलकम कर रहे हैं, उसके रिवाइवल की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों से एक सेटबैक यकीनन होता है। लेकिन वज़ीर आज़म हो या अपोजिशन लीडर हो, सदर पाकिस्तान हो, तमाम तर ने इस वाक़े की मजम्मत की है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ज़ख्मियों तक तमाम तर बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए और यकीनी बनाया जाए कि ज़ख्मियों में खुदा न खास्ता मज़ीद कोई कैजुअल्टीज़ ना हो। लेकिन ऑब्वियसली नाज़रीन, मज़ीद हमें विजिलेंट रहने की भी ऐसे में ज़रूरत है और दैट गोज विदाउट सेइंग। साथ साथ दूसरी तरफ नाजरीन हम देखते हैं कि इस पूरे जहां पर क्रिकेट का जो मैदान है उस एतबार से बहुत सी खुशखबरियां पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन दूसरे एतबार से अगर हम सियासी मैदान को देखें तो वहां पर भी खासी हलचल पाई जाती है और ऐसे में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करना सबसे अहम है, जिसके ऊपर अपोजिशन कह रहे हैं और मौलाना साहब ने कहा था कि 48 घंटे का उन्होंने एक वक्त दिया था और उन्होंने कहा था कि इस दौरान कौम को खुशखबरी दी जाएगी। अब ऐसे में नाजरीन वो 48 घंटे आज पूरे हो चुके हैं क्योंकि ये ऐलान उन्होंने परसों किया था। 48 घंटे पूरे होने के बाद ये तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, इसकी क्या तारीख है और जो रेजोल्यूशन जो इसके लिए जमा करानी है, अपोजिशन कह रहे हैं कि तमाम तर पे दस्तखत हो चुके हैं। लेकिन नाजरीन वो रेजोल्यूशन कब तक जमा कराई जाएगी, फिर सेशन कब कॉल किया जाएगा, ये तमाम तर बातें अभी भी एक एम्बिग्विटी का शिकार हैं। लेकिन अभी जो इत्तलात हैं और जो मौसूल हो रही हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि एटलीस्ट इतना अपोजिशन ने तय कर लिया है, PDM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो वजीर आजम के खिलाफ लाने जा रहे हैं। अब ऐसे में नाजरीन ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर हमने मुतअद्दिद अपने प्रोग्राम्स भी टेबल किए हैं आपके साथ और तमाम तर मामले पे बात करते हुए दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं। एक तो इत्तेहादियों का फैक्टर है क्योंकि इत्तेहादी जो हैं अब जो अभी नजर आता है सिनेरियो वो ये है कि वो हुकूमत के मुकम्मल साथ हैं और पहले जो मुलाकातें हो रही थी उनकी तमाम तर मुलाकातों के हवाले से जो एक बात की गई है वो परवेज इलाही साहब ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ तो हैं। मोनिस इलाही साहब ने भी ये कहा है कि वो कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बयान जो परवेज इलाही साहब का था वो ये था कि इतनी बड़ी देग पक रही है तो इससे कुछ तो निकलेगा। अब इस बयान को किस पैराए में देखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज हम टेबल करने जा रहे हैं। साथ अगर MQM वगैरह की भी बात करें तो वहां से भी कोई ऐसी हिमायत एज सच अपोजिशन को हासिल नहीं हुई है, ये अभी तक की इत्तलात हैं क्योंकि अपोजिशन खुद भी इन बातों को वेरीफाई कर रहे हैं। अपोजिशन ने खुद भी ये बात की है कि अब उनको इत्तेहादी जमातों की जरूरत ही नहीं है और उन्होंने कहा है कि जो खाइफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वही काफी हैं और वो नंबर से कई आगे निकल जाएंगे। ये अपोजिशन का एक बहुत भरपूर दावा भी रहा है। अब इन दावों को कितना सच कर पाएगी अपोजिशन, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवालिया निशान है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा अहम फैक्टर अदर देन एलाई पार्टीज है जहांगीर खान तरीन का और इस हवाले से जो उनके MPA हैं उनके ग्रुप के जो कि सलमान नईम साहब हैं उन्होंने भी एक बयान इंटरेस्टिंगली दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 6 मार्च तक जहांगीर तरीन साहब की जो है वो वापसी भी हो जाएगी पाकिस्तान और अदम एतमाद में वो भरपूर शिरकत करेंगे। शिरकत किस तरफ से करेंगे अब ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी कहते हुए नजर आए कि PTI में कोई भी जहांगीर खान तरीन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है और बिलावल साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि अब फ्रेश इलेक्शंस की जानिब जाया जाए। पूरा जो माहौल है नाजरीन, हम अक्सर देखते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनी गवर्नमेंट टेन्योर इस किस्म का माहौल हमें नजर आता है। किस तरफ अब ये जाकर कल्मिनेट करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे पहले सेगमेंट के तहत। मुझे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इब्राहिम खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली हैं आप और नायब सदर हैं अपनी जमात के। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब, बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। ससी पलीजो साहिबा नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हैं और ऑनलाइन मुझे ज्वाइन कर रही हैं और बैरिस्टर जावेद अब्बासी PMLN से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन। थैंक यू आपका भी जावेद अब्बासी साहब, ससी पलीजो साहिबा और इब्राहिम खान साहब। बात का आगाज अगर मैं जावेद अब्बासी साहब आपसे कर पाऊं, आप बताइएगा। एक तो जाहिर है जो असल क्लेम्स हैं वो हमने देखे जब मौलाना साहब ने कहा कि 48 घंटे में खुशखबरी सुनाई जाएगी। 48 घंटे आज पूरे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेशावर में हुआ है। जो शहीद किए गए हैं हमारे लोग मस्जिद के अंदर, जो जख्मी है, मेरी अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जाब करे और हम इसे कंडेम करते हैं और ये एक ऐसी
दोबारा यहाँ टेररिज्म की लहर पाकिस्तान के अंदर आ गई है कि अल्लाह ताला इससे हमें सबको महफूज करे। और हुकूमत से भी ये अपील है, दरख्वास्त है कि उनको अपनी एजेंसीज को और अपने अदारों को अलर्ट करना चाहिए कि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके और उसके बरक़ात जो है वो भी कौम के सामने रखे जाए। बहरहाल दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस तरह के मज़मूम मकासद हैं जिन लोगों के, उन मकासद से महफूज फरमाए। जहाँ तक आपने ये तहरीक की बात, जो सवाल आपने किया है, मौलाना साहब ने जो बात की है वो उसमें टाइम फ्रेम में उन्होंने ज़रूर एक बात की थी। उसके लिए सेशन जल्दी कॉल हो रहा है, इंशाल्लाह ये प्रोसेस हो रहा है। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी कुछ टीम के साथी अपनी एक उसमें तशरीफ ला रहे हैं। उनकी एक रैली है, हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़े जुलूस लेके वो सिंध से निकले हुए हैं, पंजाब में एंटर हुए हैं। कुछ हमारे सेनेट जो मेंबर नेशनल असम्बली थे वो उनके साथ भी मसरूफ थे। अद्दी तादाद पूरी हो चुकी है हमारे पास। जल्दी इंशाल्लाह जो मौलाना साहब ने कहा है वो अमल करके हम दिखाएंगे। ज़ाहिर है ये तहरीक अदम एतमाद जो होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र रखी जा सकती हैं। हमारा ख्याल था कि शायद हुकूमत सेशन बुला ले जल्दी, जो उन्होंने नहीं बुलाया। अब शायद हमें पहले रिक्विजिशन करना पड़ेगा इजलास। तो इजलास की रिक्विजिशन के लिए साइन मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक हो चुके हैं। जल्दी एक रिक्विजिशन के लिए मोशन टेबल की जाएगी स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस में, और उसके बाद ये सारा अमल जो है तहरीक अदम एतमाद वाला वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद है जो पीटीआई की हमारे साथ शामिल है। जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, उन्होंने 6 तारीख रात को वापस पहुंच रहे हैं और वो इस तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा होंगे। और बहुत सारी होर इत्तेहादी हैं और कुछ MNAs हैं जो सामने जब तहरीक आएगी तो बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा शौक होगा। अच्छा, ये सस्सी पलीजो साहिबा आपकी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब और खुर्शीद शाह साहब को बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि वो मार्च को छोड़कर अदम एतमाद की तैयारी करें। फिर अब दूसरा जो इसमें सवाल आता है वो वैसे तो मैं जावेद अब्बासी साहब से पूछूंगी, लेकिन 23 मार्च को PDM ने अपना मार्च भी ऐलान किया हुआ था। अब आपका मार्च इस्लामाबाद तक कब पहुंचेगा, एक तो ये पहला सवाल, और दूसरा ये कि आप क्या ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, क्योंकि अभी तक तो बिलावल साहब ये हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वजीर आजम खुद मुस्ताफी हो जाएं, असेंबलीज तोड़ दें, फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लें। तो अगर ये तमाम काम अपोजिशन के करने वाले हुकूमत करेगी तो अपोजिशन क्या करेगी? क्या मोना बिल्कुल मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुर्शीद शाह साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब को आज कहा कि वो फौरन जाएं इस्लामाबाद और साथियों से मुलाकातें करें नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। तैयारी अपोजिशन की पूरी है, भरपूर है, और हमें चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा नंबर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मौजूद है। और हमारा मार्च जो है वो भरपूर और कामयाब मार्च है हर तरह से, न सिर्फ सिंध लेकिन पंजाब में जैसे एंटर हुआ आपने देखा कि अलोना हो, बावलपुर हो, मुल्तान हो, खानेवाल हो, जबरदस्त वालाना इस्तकबाल में है, बड़ा कामयाबी से आगे चल रहा है। वो 7-8 तक जो है वो इस्लामाबाद के उसमें होगा, हद में होगा, और वहीं हमारा जलसा होगा आखिरी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये बिलावल साहब ने कहा कि हम पहुंचने वाले हैं, हमारे MNAs भी जो है वो पहुंच रहे हैं और कुछ मार्च में हमारे साथ हैं। तो जो 5 तारीख के हवाले से, इसी हवाले से तो हम तब तक पहुंच भी जाएंगे, और प्रेशर भी जो डेवलप हो रहा है जाहिर बात है उसका भी असर है। दूसरी अहम चीज ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला, उस हवाले से मुतदा अपोजिशन आपको पता है कि बड़ी ही जामे तरीके से कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ रही है। शहबाज शरीफ साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं और सारी पार्टीज मुतदा अपोजिशन की मिलबैठ कर फैसला वो कर चुके हैं। अभी जो लोक पलट है उस हवाले से हम जैसे मार्च वहां पहुंचाएंगे तो मेरे ख्याल में तब तक जो है, यानी शहबाज साहब पे भी सस्सी साहिबा आपका ये एक कंसेंसस हो चुका है कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, ये बात सही है? देखिए वो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून बड़ी जमायत है और उसमें जो भी फैसले होंगे एक साथ मिलकर होंगे, और क्यों नहीं, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है, लेकिन आखिरी जो फैसले होंगे वो अभी उसकी फाइनल अनाउंसमेंट बाकी होंगी। नेचुरली वो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वही करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़े हैं तो उसके नताइज भी अच्छे आएंगे। ये जमहूरी और
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी, ये कोई गैर जमहूरी चीज नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर भी जो कह रहे हैं उससे पीसफुल है। आपके हिसाब से मोस्ट लाइकली यही है कि शहबाज साहब की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी कर दी जाएगी ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से? वो तो आखिर पे वो तो हमारे लीडर्स मिल बैठ कर करेंगे ना, उसमें बिल्कुल ये सीनियर नाम है। और लेकिन जो आखिरी अनाउंसमेंट होगी वो इस्तकाक हमारी लीडरशिप का ही है। दोनों तीनों बड़ी जमायतें जो हैं, मौलाना साहब, चेयरमैन बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब काफी मुतहर्रिक है, तो वो ही होंगे। लेकिन पहला पड़ाव जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला है, फिर देखा जाएगा कि आगे हमें किस समत में मूव करना है, क्योंकि हम फ्रेश मैंडेट चाहते हैं और यही अपोजिशन की सारी जमायतें चाहते हैं। इस वक्त फाइनेंस को देख रहे हैं, शौकत तरीन साहब ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है कि हमें आपने IMF ने कहा कि आपने हर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे इतनी बड़ी लेवीज जो है लगानी है। उन्होंने कहा कि इसके बगैर हमारा चारा ही नहीं है, और अगर ये हम नहीं करेंगे तो IMF की जो आइंदा कंडीशन जो है, वो जो पैसे हमें दे रहे हैं, जो हमें आइंदा किस्तें दे रहे हैं, वो रुक जाएंगी। ये उन्होंने कहा है। उनके रिस्पांस में उन्होंने कहा है कि कल वो ये बात कह रहे थे, आज उन्होंने अगर ये बात की है तो जो उन्होंने वादा करके आए हैं IMF के साथ, OIC ठीक है, मानी है, उनके बारे में ये क्यों नहीं कौम को बताते हो? इसका क्या हाल है? इमरान खान साहब ने ये चूंकि इलेक्शन स्पीच कर दिया, उनको पता चल गया कि मैं अब जाने वाला हूं, उन्हें पता चल गया है कि अब मेरा रहना मुश्किल हो गया, उन्होंने एक ऐसा मामला कर लिया है सही, वेरी फेयर, मौत आएगी मैं उसको ऐसी मुश्किलात में धकेल जाऊं कि उसके लिए भी चीजें आसान ना हो। बहरहाल ये उनका मेरा ख्याल है जो मुझे नजर आया है, उन्होंने इस मामले में ये स्पीच जो अपनी की है, ये जो रिलीफ देने की कोशिश की है, वो ये इस मामले पे है। ये रिलीफ शायद अगर वो पहले कह सकते उनके मिनिस्टर, या वो कहते कि हम रिलीफ देंगे तो हमें नजर आता, लेकिन जाते वक्त कोई कल वो अपनी स्पीचेस में कहेंगे कि मैंने सही, इंटरेस्टिंग, ये इब्राहिम साहब से पूछने वाली बात है। सस्सी साहिबा ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी का जो आपका अवामी मार्च है, अभी आपने सुना है इब्राहिम साहब ये तो मानते हैं कि वो वेल अटेंडेड है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सरकारी वसाइल के जरिए वेल अटेंडेड बनाया गया है। जी मोना, मैं इस चीज को रद्द करती हूँ। दुनिया ने देखा है, और ये ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, वो मुबालगा आराई, प्रोपेगेंडा या फेक तरीके से इसको कवर नहीं किया जा सकता और निकलाया नहीं जा सकता। लोगों ने न सिर्फ इस्तकबाल किया है हर जगह, सिंध में, पंजाब में, लेकिन वालाहाना किया है। मोहतरमा साहिबा के दोनों ही जो लफ्ते जिगर, चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब, आशा बीबी साहिबा, आपने देखा कि आज उनको कुछ चोट लगी, इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं मैं मार्च में शामिल रहूंगी। तो लोग जो है, मुल्तान में तो जबरदस्त था, और वहाँ आप देखें जो सिंध और पंजाब की जो है बॉर्डर है, उस पर भी जहाँ सिंध के लोग जो है साथ थे, वहीं जो रिसीव करने आ रहे थे वो भी जोक जो लोग, आप तो टीवी पर तो सिर्फ उस वक्त ज्यादा होता है जो मरकज की निगाह जब चेयरमैन साहब स्पीच करते हैं, लेकिन अगर उसमें मुख्तलिफ औकात में जो मार्च गुजर रहा होता है उसकी फुटेज जरूर होगी, यकीनन टीवी चैनल पे आती होगी, लेकिन वो लोगों का समंदर है, वहाँ लोगों का समंदर है, और वो मकामी लोग हैं इसमें शामिल। तो ये कहना कि ये जो है पटवारियों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने बिल्कुल भी चीज जो है इस तरह नहीं है, और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफतों और झूठे केसेस इंतकाम के बावजूद मेरे ख्याल में जो हर वक्त न सिर्फ उनके सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात में भी कंपटीशन दी है, कॉम्पीट किया है और जीते हैं, और इखलास की तरह भी हमने की है, क्योंकि हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं, और लोगों का प्यार और मोहब्बत है। आप अफसर की बात करें, आप जो है जहरी सिंध की बात करें, आप जो है ये घोसी के एरिया की बात करें, अभी तो जो लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, कि हमारी ख्वाहिश है ये देखकर कि हम भी आए, और यही वजह से चेयरमैन साहब हर जगह जाते रहते हैं। और ये आपने आसिफा की बात की है, बिल्कुल सही बात है, बहुत भरपूर स्पिरिट थी, बिल्कुल ये आपने सही निशानदेही की कि उनको चोट लगी है, उसके बावजूद वो मार्च में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सस्सी साहिबा, ये जो तारीख का एक सवाल है, ये बहुत अहम सवाल है जो कि इब्राहिम साहब ने पूछा, मैंने बैरिस्टर साहब से, जावेद अब्बासी साहब से भी यही अर्ज किया था, आपसे भी यही सवाल है कि ये तहरीक अदम एतमाद आखिर आनी कब है? क्या इसके ऊपर कोई डेट डिसाइड हो गई है? ये कुछ दिनों की बात है, इसमें हमारे अब वो मसला स्ट्रेंथ का, नंबर्स का नहीं रहा है, और ये बड़ी ही एक खुशगवार हैरत है
कि जो है हमें सपोर्ट जो है ज्यादा तगड़े के बगैर ही जो है वो हासिल है, क्योंकि पीटीआई की सफों में भी आपने देखा कि वो भी लीडरशिप के फैसलों से नाला थे बहुत सारे लोग, और उनका राइट बनता है कि वो किसी भी तरह जो है अपना सपोर्ट वो दिखाएं। तो मेरे ख्याल में ये चीज अब खुलकर सामने आ गई है। तो अभी हमें नंबर्स का मसला नहीं है, अब जिस वक्त भी ये पे हो जाएगा वो टेबल हो जाएगी कि अब रिक्वेस्ट करते हैं या दूसरे हवाले से, क्योंकि इस वक्त तो आपने देखा है कि पार्लियामेंट पर एक तरह से जो है ताली कहूंगी, बहरहाल वहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली जो भी है, लेकिन ऑप्शन जो है गोया ये कि आप भी इस बात की तायद करेंगे कि आप सरप्राइज देना चाहते हैं हुकूमत को। वो ना पार्लियामेंट इंस्ट्रूमेंट जो भी है इस हवाले से, नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो कि भैया रिक्वेजिशन में जाएं या जो है सेशन होता है तो उस हवाले से, बट ऑब्वियसली सम टाइम यू नो वंस यू जो आप थोड़ा पहले सबमिट करते हैं तो फिर उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स मुजब जो कुछ दिन दरकार होते हैं, तो वो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ जो है ये मेरे ख्याल में कुछ दिनों की ही बात है कि अगले हफ्ते में हो जाएगा। अगला हफ्ता आप कहती हैं कि इस हवाले से डिसाइसिव होगा? जी 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 जी, डेट तो जाहिर बात है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया भी तो मैं इस वक्त नहीं कह सकती इस हवाले से, वो हमारे लीडर्स ही अनाउंस करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करती हूँ, वो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, लेकिन ये कि एटलीस्ट अगला हफ्ता एक टेंटेटिव सी एक टाइम फ्रेम हमें अगर मिल जाए, क्योंकि ये कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों। अवाम भी ये चाहते हैं कि ये मामला आखिर एक तरफ लगे, तहरीके अदम एतमाद आए और पता चले कि ये किस जानिब बैठता है ऊंट। इब्राहिम साहब, आपने सुना, दोनों लोग कह रहे हैं, दोनों अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि ये थोड़े दिन की बात है। और अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जावेद साहब का, उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल हुकूमत जाने वाली है, इसलिए आप लोग ये रिलीफ लेकर आए अवाम के लिए, और उन्होंने साथ इसको इस तरह से जस्टिफाई किया कि वरना ये जो इस तरह के पैकेजेस हैं या ऐलानात हैं पेट्रोल में कमी के, बिजली की कीमतों में कमी के, वो आप पहले कर चुके होते। देखें, इसको पेट्रोल और बिजली को तो आप छोड़ दें एक साइड पे, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कदम उठाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है, वो आपका हेल्थ कार्ड है। मैं साउथ से मेरा ताल्लुक है, अगर साउथ में अगर आप आ जाएं, फार फेस्ट एरियाज में, गांव में, देहातों में, लोगों में बहुत ज्यादा गुर्बत है, बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत है, वहां पे अब ये हालात है कि के जो प्राइवेट टॉप के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें एनरोल हो गए हैं कि जी आप जो है हेल्थ कार्ड को हम फैसिलिटेट करेंगे। तो अब एक गरीब आदमी जो कि बीमार होना उसके लिए अजाब बन जाता था कि उसके पास दवा के पैसे नहीं होते थे, वो अब सीना तान के बड़े से अच्छे हॉस्पिटल में बगैर पैसे के वहां पर आए, इक्वली उसी स्टैंडर्ड का इलाज करवा सकेगा जो कि पहले सिर्फ अमीर आदमी को अवेलेबल था। इसके अलावा महंगाई के हवाले से हमने राशन कार्ड जो दिया है उस पर 30%, 31% के करीब 106 रुपए, 105 रुपए पर केजी जो है घी में, 55 रुपए दालों में और 22 रुपए पर केजी आटे में जो है वो हमने सब्सिडाइज किया है। और इसमें वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कि जिनकी आमदन 50,000 या उससे कम है पर मंथ के हिसाब से। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी शामिल है कि जिनकी 50,000 या उससे कम है तो वो भी इससे इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। लेकिन इब्राहिम साहब, ये बात, इसका जवाब जरूर फरमाइएगा जो जावेद साहब ने की कि ये जो ऐलानात थे, खास तौर पर ये आपको पता है पॉपुलर डिसीजन जिनको कहते हैं ना सियासी टर्म्स में, कि ये पॉपुलर फैसले थे कि यकदम आपने पेट्रोल की कीमत पे 10 रुपए कम कर दिए, बिजली में 5 रुपए, तो वो ये कह रहे हैं वो इसलिए किए क्योंकि आपको पता है कि जाने वाले हैं और आप इसलिए पॉपुलर वोट कलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और ये डे ड्रीमिंग में ये करते रहे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, उनका जमहूरी हक है, हो जाए। लेकिन हकायक ये है 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस, 5.37 की जो है आपकी जीडीपी ग्रोथ और 21 अरब डॉलर की आपकी सिर्फ जो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ने हमें इस काबिल किया है कि हमारे पास इतना क्वेश्चन आ गया। इससे हटके हम 6,000 अरब पे हम जा रहे हैं इस साल जो है अपनी रेवेन्यू कलेक्शन जो है हमारी एफबीआर की, जो कि ये 3800 रुपए में थे नून लीग वाले अपने दौर में। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया और हम जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये लंदन और अमेरिका और फ्रांस नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के लोगों पे ही खर्च होना है इसने।
इसलिए इनको लग रहा है, ऐसे रहा है कि हम पता नहीं ये पैसे। अच्छा इब्राहिम साहब, एक बड़ी जरूरी, ये आपने इसको बड़ा जवाब एक अहम पॉइंट के थ्रू दिया है। मैं ये जावेद साहब की तरफ ये यकीनन बात ले जाऊंगी कि आपने कहा है कि ये कुशन फिस्कल स्पेस हम पहले से क्रिएट कर रहे थे। ये बताइएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का भी ताल्लुक साउथ से है, आप भी साउथ से ताल्लुक रखते हैं, आप इलेक्ट हुए हैं वहां से। ये बताइएगा, ये जो अब बात की जा रही है 6 मार्च को वापसी है और एमपीए सलमान नईम ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद में भरपूर शिरकत करेंगे वो, तो ये किस तरह से हम इसको डिसाइफर करें इस बयान को? देखिए, मैं तरीन साहब से मेरा जाती तौर पे बहुत करीबी ताल्लुक है और एज अ फैमिली भी और अदरवाइज भी। जो लास्ट मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें मेरी उनसे इसी बात पे डिस्कशन हुई। तो मुझे उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा इब्राहिम खान, जिस पार्टी को मैंने अपने हाथों से बनाया है उस पार्टी को मैं कैसे डिस्ट्रॉय अपने हाथों से कर सकता हूँ। और ये कितनी पुरानी बात होगी इब्राहिम साहब, क्योंकि ऑपोजिशन ये दावा कर रहे हैं कि जो मामलात खराब हुए हैं वो अभी हाल ही में हुए हैं, पहले तो बिल्कुल सब ठीक था। ये सहरा में पानी ढूंढने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका हक है, ये मजे कर लें, जरा धूम धमक्का कर लें और अपना जो है मुझे तो इसमें मकसद है कि अगर थोड़ी सी सीरियसनेस होती, जो कि वो मौलाना साहब ने एक बड़ा लगा दी 48 घंटों की, हमने कहा चलो शुक्र है कोई जान छूटे इस मसले से। क्यों लोगों को, बल्कि इंटरनेशनली ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फजा क्रिएट की जाए कि जिसमें कि जी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। यानी आप 48 घंटे वाले बयान से आप खुश हुए, आपने कहा कि चलेंगे मामला इस बहाने ही हो जाएगा सेटल। जावेद साहब से हाँ, आई एग्री, ये कौम भी देखना चाहते हैं और जाहिर है ये इतनी हाइप क्योंकि क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। जावेद अब्बासी साहब, तमाम से एक आखिरी राउंड लगा लेते हैं, क्विक राउंड, स्टार्टिंग विद यू बैरिस्टर साहब। ये जो जवाब दिया है आपने सुना इब्राहिम साहब का, ये काफी वैलिड है। उन्होंने कहा है ये फिस्कल स्पेस तो बड़ा पहले क्रिएट कर रहे थे हुकूमत, और उन्होंने काफी जगहों से फिस्कल स्पेस क्रिएट करके अवाम को ये रिलीफ दिया है। दूसरा सबसे अहम सवाल आपसे ये कि क्या 23 मार्च को आप लोग वाकईतन निकल रहे हैं अब भी? देखिए, जब पहला बजट आया है उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सारे पाकिस्तान में तो सारी दुनिया में और अपनी इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन जीतने से पहले कहा कि मेरे पास एक बेस्ट आदमी है जो मुल्क की दुनिया की इकानमी समझता है, और वो जब आएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, गुर्बत में खात्मा होगा। और असद उमर साहब को उन्होंने दिखाया और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। जब वो बुरी तरह नाकाम हो गए, उनको निकाला और कहा कि ये इकानमी इसलिए डूबी है कि ये इसकी तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये बेहतर फैसले नहीं कर सका, ये वक्त में फैसले नहीं कर सका, और फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी टीम की कमजोरी थी। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम चाइना की तरह यहाँ से गुर्बत का खात्मा करेंगे, हम जिस तरह चाइना ने लोगों को गुर्बत से निकाला है हम भी निकालेंगे, खुशहाली आएगी। एक नया आदमी हफीज शेख साहब जो IMF का मुलाजम रहा है, जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी उनके कुछ अरसे के लिए आया था, जब 1 साल बाद उनको निकाला गया और यही इल्जामात उन पर लगाए गए कि वो इकानमी को तबाह कर गया, वो इकानमी के फैसले उसने ठीक नहीं किए हैं, उसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, उसकी फैसलों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। और फिर माद अजहर साहब को लेके आया, फिर तरीन साहब को, अभी तरीन साहब को भी निकालने का टाइम आ गया है। ये सारा मामला जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब कहते रहे हैं, उन्होंने जितने भी कौम से वादे किए हैं, वो घरों का हो, वो नौकरियों का हो, वो खुशहाली। ठीक है जावेद साहब, ये जरूर फरमा दीजिएगा मेरे पास, क्योंकि ये आखिरी राउंड में वक्त इतना ही है। मैं आप सबसे क्विक राउंड लगाना चाहती हूँ। 23 मार्च को क्या आप निकल रहे हैं? अब तो शायद 23 मार्च की जरूरत ना पड़े। ओहो, तो बहुत बड़ा ऐलान है। अब तो इनका जाना ठहर गया है, या सुबह गए या शाम गए। ओह अच्छा, ये तो बहुत बड़ा ऐलान किया है। ससी पलीजो साहिबा, अभी आपका जो ये काफिला है ये इस्लामाबाद तक कब पहुंचेगा, और क्या आप भी ये तवक्को रखते हैं कि इस्लामाबाद तक पहुंचने से पहले आप तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और वो भरपूर कामयाब हो जाएगी, जैसे जावेद साहब ने भी ये दावा किया? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप देखिएगा, एक तो लॉन्ग मार्च पहले से ही कामयाब है, जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट मिली है, हम शुक्रगुजार हैं। अभी भी जो रास्ते में जहां जहां से गुजर रहे हैं बस एक समा है, और ये पॉलिटिकल सोच है, क्योंकि हमने देखा है कि इस हुकूमत ने, रियासत की तो अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हुकूमतें जो होती है उनकी जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल स्पेस को ज्यादा बढ़ाना। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुआ है, यहाँ इज़हार आज़ादी पे जो है ज्यादा कदगन लगी है, तो लोग ये सारा अपना वो पीसफुल तरीके से उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई और दूसरी चीजें तो वैसे ही है।
हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और ये जो सुप्रीमेसी ऑफ अच्छा शशि साहिबा, एक जरूरी सवाल आपसे है कि ये एम्पायर न्यूट्रल हो गए, जैसे अभी बिलावल साहब ने कहा है कि अब किसी को कोई फोन नहीं आ रहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में इस हवाले से जो भी ऑब्जर्वेशन अपनी दी है, बात की है, वो बिल्कुल ठीक है, इसको हम सेकंड करते हैं। और यही आसपास लोग पार्लियामेंट में हर जगह यही बात हो रही है और मेरे ख्याल में ये एक सेहतमंद बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इब्राहिम साहब, ये एम्पायर की न्यूट्रलिटी पर जो कमेंट है ये बहुत जरूरी है, तो आप इसको इस पैराए में देखें कि ऑपोजिशन ने अपने लिए ये डिफेंस ही खत्म कर दिया है, वरना पहले तो वो आपको पता है इलेक्शन से पहले ही ये आवाजें उठने लग जाती थी कि एम्पायर्स की मदाखलत और ये तमाम बातें, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि न्यूट्रलिटी है। तो अब अगर ये नाकाम भी होते हैं तो उनके पास खुद ही उनकी तरफ से ये डिफेंस ही नहीं है कि एम्पायर्स ने कोई मदाखलत की। जब हम सारी सियासी जमातों ने इत्तेहाद कर लिया है और उनको घर भेजने का फैसला कर लिया है, अदम इत्तेमाद इससे पहले हम वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके नहीं आए थे, अब की बार इनके सारे एमएनएज और इनके इत्तेहादीज़ हमारे साथ कांटेक्ट में। अच्छा, इत्तेहादी भी आपको लगता है अभी भी आप इत्तेहादियों से पूरे मिलेगा? इब्राहिम साहब, आपका इस पे आ जाए, आपका कमेंट आ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, एक तो अब्बासी साहब ने पता नहीं जो बड़ी बात की वो कट गई थी, मैं नहीं सुन सका उन्होंने कहा क्या था। दूसरा, मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप ये हफ्ते के अंदर आप बता रहे हैं कि हफ्ते के अंदर ये नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर 23 मार्च की तो उसमें जरूरत ही नहीं रहती। जी जी एग्जैक्टली इब्राहिम साहब, उन्होंने एक्चुअली जवाब ही यही फरमाया था, जावेद साहब का यही जवाब था, वो कह रहे थे कि 23 मार्च की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, हम तो पहले से कह रहे हैं कि 23 मार्च कुछ नहीं होने लगा और उससे पहले ये वाकई ये फैसला हो जाएगा और इनको मकसद है कि जो भी इन्होंने एक वो प्याली में तूफान खड़ा किए वो तो सेटल हो जाएगा। अभी अब्बासी साहब जो है मुख्तलिफ किस्म के फिगर्स बता रहे थे कि इसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया। आप फैक्ट्स की तरफ जाएं। इकोनॉमिक फैक्ट्स आपको क्या बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कोविड में हम 5.37 पे उसको लेके गए हैं, या उसके रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं, या आपका इंडस्ट्रियल बेस जो है, आप कितना आपका टेक्सटाइल टोटल रिवाइव हो गया है, आपकी कंस्ट्रक्शन टोटल रिवाइव हुई है। और यहाँ पे मकसद है हर चीज की परचेसेस जो है बढ़ती जा रही है। आखिर ये 6000 अरब का जो हम बता रहे हैं आपको रेवेन्यू कलेक्शन जो है बिहार का, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से आ रहा है या कहीं से दरख्त से तोड़ के ला रहे हैं? तो इस किस्म के मकसद है कि बंदे चेंज करना, हम करके जो डिलीवर नहीं कर पाएगा उसको हटा के, और दूसरा असल मकसद ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसको पे हम इंशाल्लाह। और इब्राहिम साहब, क्या फ्रेश इलेक्शंस के लिए, जैसे ऑपोजिशन कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं, कब्ल वक्त हो जाएं, उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, कब्ल वक्त इलेक्शंस हमें लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया है और हम 5 साल मैंडेट अपना पूरा करेंगे। अगर इनको बहुत जल्दी है तो ये जिस तरह कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव, वो इनका लीगल राइट है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, हम इंतजार में हैं। चले नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे और देखने में तो अभी आपने तमाम तर रहनुमाओं को सुना है नाजरीन के दोनों की तरफ से बड़ा भरपूर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। जावेद अब्बासी, शशि पलेजो साहिबा और मोहम्मद इब्राहिम खान हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। आफ्टर अ ब्रेक हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। स्टे विद अस। ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुँचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट पे बात करते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक अच्छी मिसाल कायम की है और वो इस तरह से कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस है जो कि उनके प्रेसिडेंटशिप से पहले का चल रहा है, पार्लियामेंट हमला केस, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी बतौर प्रेसिडेंट इम्यूनिटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और ये एक अच्छी मिसाल उन्होंने इस तरह से कायम की। उन्होंने मिसाल दी कि उनके वालिद ने 1977 में एक केस दर्ज किया था जो कि साल जेर इल्तिवा रहा और वो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसमें इसी तरह से जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। और उन्होंने कहा है कि कानून का जो मुसलसल इतलाक है वो तब तक ही मुमकिन है जब कानून तमाम तर लोगों के लिए बराबर हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ये यकीनन एक अच्छी मिसाल है। और याद रहे नाजरीन के 17 फरवरी को इस केस का जो फैसला है वो महफूज किया गया था जो कि मुतवक्के है कि 9 मार्च को अब सुनाया जाएगा। तमाम मामले पर नाजरीन बात कर लेते हैं। इस प्रेसिडेंट को अब आगे कैसे ले जाया जाएगा और क्या ये कानूनी तौर पर लीगली स्पीकिंग मुमकिन भी है या नहीं है, ये भी इसका एक अहम पहलू है। मुझे सेगमेंट में ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। मायानाज ज्यूरिस्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। बजरिया जूम आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा कि आपके इनिशियल कमेंट्स इसके ऊपर क्या हैं। इम्यूनिटी की क्योंकि बात की गई है, आप ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। यस, ये बताइएगा कि इम्यूनिटी की अब ये जो बात की जा रही है कि वो प्रेसिडेंट अपनी इम्यूनिटी अवेल नहीं करना चाह रहे, क्या ये लीगली मुमकिन भी है कि वो अवेल ना करें अपनी इस इम्यूनिटी को? बिल्कुल मुमकिन है और मैं समझती हूँ उन्होंने बड़ी अच्छी नज़ीर और मिसाल पैदा की है। इम्यूनिटी होने से बड़े अरसे से ये बार एसोसिएशन में तो ये बात चलती थी कि जिसमें इस्तिस्ना ना फौज को मिले ना सदर को मिले, किसी ऐसे शख्स को न मिले जो साहिब इक़्तिदार हो और वो उस इस्तिस्ना का फायदा उठा के तो ऐसे इक़दाम करें सरकारी तौर पे जिससे उनके ऊपर कोई इतलाक ना हो किसी किस्म के सजा का या कोई उनके खिलाफ फैसला ना जा सके। आज शाम को यहाँ आए थे कराची लिटरेरी फेस्टिवल में भी और मैंने देखा कि जो उन्होंने बातें की दिल से की और उन्होंने यही कहा कि हमने सबको कानून की बालादस्ती को तस्लीम करना है। और ये तो उन्होंने दिखा दिया अपने अमल से ना कि उन्होंने इस्तिस्ना नहीं मांगी कि कानून की बालादस्ती तो हो ही सकती है सब जब हमारे आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर शहरी को बराबर का समझा जाए और जो एक सही है दूसरे के लिए भी वही होना है। जी बिलाशुबा ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, लेकिन ये भी बताइएगा जस्टिस साहिबा कि इसका फैसला तो महफूज अब हो चुका है, क्या अब इसके ऊपर फिर अब क्या तवक्को रखी जाए क्योंकि ये 9 मार्च को सुनाया जाएगा, तो क्या अब आगे जो आने वाले इसके जो हियरिंग्स होंगी उनके अंदर ये पॉसिबल है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी बतौर आम शहरी पेश हों, क्योंकि उन्होंने यही बात की है अपनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। पेश हो सकते हैं और जो फैसला जो है अभी उसको रखा हुआ है हतमी तौर पे ऐलान होगा 8 या 9 तारीख को, तो ये जजेस के सामने भी उनका बयान आ गया होगा जब अदालत में पेश जो भी एक आम शहरी की तरह अपना दिफा करेंगे, तो वो भी इस बात के ऊपर अपना सोच विचार से जो भी फैसला सादिर करेंगे वो इसी अंदाज होगा कि वो उनकी बात और उनको बयान और किसी ने अगर छोड़ दे अपना हक इस्तेमाल का तो उसके हम फैसला किस तरीके से कर सकते हैं। और ये होना भी चाहिए आईन में, अगर ये फिक है जो इसको हमें निकाल ही देना चाहिए। जब तक हमारे को एक जैसे सलूक का न समझे हसूल करने वाला तब तक यह सही तौर पे जमहूरियत जो कायदे आज़म का अभी एक विजन में मैं बात कर रही थी कि वो तो यही कहते थे कि चाहे अफवाज पाकिस्तान हो चाहे वो हमारी वो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कोई भी हो, लेजिस्लेटर्स हो, किसी को किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं चाहिए और हर एक के साथ यकसां सलूक होना चाहिए हर। तो जस्टिस साहिबा ये जामा पहनाने की कोशिश करती है। जी ये भी इजाफी तौर पे फरमाइएगा कि क्या आर्टिकल 248 को रिविजिट करने की भी जरूरत है, आप ये भी समझती हैं? जी इसको निकाला जा सकता है ना, इसमें कोई मसला नहीं। अगर पार्लियामेंट मिलके 2/3 अक्सरियत से इसको फारग कर दे कॉन्फ्राइन से तो मैं समझती हूँ इससे तो अच्छी बात ही कोई। देखिए जहाँ से हम अपनी मिसालें लेते हैं इस्लामी निज़ाम से और इस्लामी इक़दार में, उसमें तो किसी को इस्तिस्ना हासिल ही नहीं। बिलाशुबा जी ये इसके इतलाक के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी बताइएगा जस्टिस साहिबा कि उन्होंने एक मिसाल भी दी कि 77 में उनका एक केस था जो कि चलता गया और फिर वो वालिद का था जी। यकीन जाते यहाँ तो हालात यही है। 1999 का हमारा एक मुकदमा चल रहा है और उसमें आप सोचिए हम घर में 4 वकील थे, जावेद इकबाल और मैं और वलीद और मुनीर, और 1999 में
वो केस का इजरा हुआ था या छोटी अदालत में, अभी भी सुनी है। 22 साल हो गए उस केस को चल। तो ये तो हालात है कि शहरियों के साथ जो इंसाफ है ना, वो सस्ता भी हो, फौरी भी हो, और बगैर इस मयार के कि जी कोई जो शख्स है उसके लिए अलहदा कानून है, दूसरे के लिए अलहदा। ये तो हमें करना ही चाहिए, बहुत जरूरी। एक पैगाम के हवाले से भी आखिरी जुमला जरूर फरमाइएगा जस्टिस साहिबा, कि इससे एक इम्प्रेशन, एक मैसेज बाय एंड लार्ज हमने कैसा आगे पहुंचाया है, जो ये सदर पाकिस्तान का ये पैगाम है, और गालिबन ये कि ये वन ऑफ इट्स काइंड है। इससे पहले हमने किसी भी प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं सुना है कि वो अपनी इम्यूनिटी को कहें कि वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बहुत, मैं तो पहले अर्ज कर चुकी हूँ, आज शाम को भी यहाँ आए थे और उन्होंने बड़ी सिंसियर बातें की और कायदे आजम के विजन की भी बात की। और उसमें सबसे अहम बात जो कायदे आजम ने कही थी कि अब जब हम अपना जमहूरी मुल्क हासिल कर लिया है, तो ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे किसी शहरी का दूसरे के साथ इम्तियाज नहीं है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, और चाहे डिफरेंटली एबल्ड, सबके लिए कानून का इतलाक एक जैसा होगा और हर एक पे कानून की बालादस्ती एक जैसी होगी। वो तो इतनी उम्र नहीं पा सके, ऑलरेडी उनका इंतकाल हो गया। तो अगर अब ये मिसाल कायम करते हैं तो मैं समझती हूँ ये बड़ी हमारे लिए एक अच्छा उनका है जो उन्होंने किया है, कदम उठाया है। और अल्लाह ताला तौफीक दे हमारी अदालतों को भी कि वो इसी पे अमल करे और हर एक के साथ यकसा दुरुस्त, बिल्कुल बालादस्ती का सलूक करे। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल हमारे साथ इस सेगमेंट में थी और उन्होंने बात की कि किस तरह से आर्टिकल 248 को अगर रिविजिट करें तो एक यकसा कानून का इतलाक तमाम लोगों पर करें और कोई भी इसके अंदर हैव्स और हैव नॉट्स ना हो। ये आइडियल केस है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस प्रेसिडेंट को आगे भी ले जाया जाएगा। देखने का शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।